मैं एक बात जो अभी अभी अशोक जी ने कहा, हमारे साथ कई नागरिक संस्थाएं चल रही हैं। 2012 में यही संस्थाएं मनमोहन सिंह जी के सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे जी के साथ बैठे हुए थे। 10 साल बाद वो पहचान गए हैं कि कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है मजबूती से, कांग्रेस का ही रास्ता उनको अपनाना होगा। तो राहुल गांधी जी के लिए ये यात्रा तपस्या है, पर कई लोगों के लिए ये प्रायश्चित की यात्रा भी है। अशोक जी ने मीडिया के बारे में बहुत कुछ बात कहे हम, इनको दोषी मत ठहराइए अशोक जी। इनका भी जैसा आपने कहा हाईकमांड होता है, और इनके हाईकमांड में भारत जोड़ो यात्रा के लिए लो डिमांड है, क्या करें। तो पर ये पत्रकार, हमारे कई पत्रकार, और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं, महिला पत्रकार हमारे साथ कन्याकुमारी से हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं। और मैं किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पर ऐसे कई लोग हैं जो कन्याकुमारी से केरला, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। तो इनके स्तर पर हमें समर्थन मिल रहा है, कवरेज मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया में तो काफ़ी कवरेज है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना होना चाहिए था, जितना उम्मीदें थी, वो शायद नहीं हो पाया है। पर वो अलग बात है जो आपने उठाया। जो अभी सवाल उठाना चाहते हैं अशोक जी, उसका जवाब देंगे, डोटासरा जी हैं। मैं सिर्फ उनको रेफर करूंगा बस। मेरा सवाल आपसे मेरे से मैं मनीष हूँ, एबीपी न्यूज से। अभी आपने जिक्र किया कि इस भारत जोड़ो यात्रा का आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, आपका शब्द ये था, मिल सकता है, मिलेगा। तो ये रेफरेंस आपको नहीं लगा गुजरात चुनाव के टाइम पर एप्लीकेबल होता? नहीं, मैं आपको बता दूं, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ से यहाँ गुजरात, गुजरात से यहाँ हम हिमाचल, और हिमाचल से यहाँ कश्मीर नहीं जा सकते थे। ये सबसे सीधा रास्ता है ज्योग्राफिकली और सिक्योरिटी के नज़रिए से। ये सबसे सीधा रास्ता था 2750 किलोमीटर का। अगर हम गुजरात जाते, अगर मान लीजिएगा, पहले तो मैं बता दूं, आज 7 सितंबर को आप शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। आपकी 56 इंच की छाती भी हो सकती है, पर 100 दिन के अंदर आप गुजरात पहुंच नहीं पाओगे। 100 दिन लगेंगे, तब तक चुनाव हो गए हैं। एक नंबर 2, हमने देखा है महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं राजस्थान में, जब भारत जोड़ो यात्रा उस राज्य से निकलता है, सारा संगठन उसी में जुड़ जाता है, सारे कार्यकर्ता उसी में जुड़ जाते हैं। अगर हम गुजरात में जाते या हिमाचल में जाते, चुनाव प्रचार हम करते नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ता जुड़ जाते। तो यही कारण था। कई राज्य हैं, हम 12 राज्यों से गुजर रहे हैं पश्चिम भारत में, और खास तौर से पूर्वी भारत में कई राज्यों से हम गुजर नहीं रहे हैं। उसके लिए अलग से हम विचार कर रहे हैं, अगले साल पश्चिम से लेकर पूर्व तक भी यात्रा निकाला जा सकता है। पर जो मैंने कहा, ये चुनाव जिताव यात्रा नहीं है। उसका मकसद ये है कि हमने चुनाव के नजरिए से नहीं देखा। अगर हम चुनाव के नजरिए से देखते तो हम ये यात्रा पहले 3-4 महीने पहले ही शुरू कर देते। ये यात्रा, मैं राजस्थान मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विचार उदयपुर में शुरू हुआ। 15 तारीख 2022 को जब सोनिया जी अपने अंतिम भाषण में उन्होंने इसका ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, 2 दिन पहले उस पर बातचीत हुई थी उदयपुर में। तो एक तौर से आप मानकर चल सकते हैं, से ही ये विचार निकला है भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि इसका फायदा हमें शायद हो सकता है, हो ऑटोमेटिक नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, संगठन को सक्रिय होना होगा। इसीलिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किए। तो मैं नहीं मानकर चल रहा हूं कि 2023 में या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर होगा।
असर होगा अगर हम इसको सीरियसली फॉलो अप एक्शन लेंगे। सर, आपने इतना सब कुछ कहा, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो एब्सेंस रही गुजरात में इन अ वे वो नुकसानदेही होगी कांग्रेस के लिए? और दूसरा सवाल, 2024 तक लगातार ऐसी अलग अलग यात्राएं चलती रहेंगी कांग्रेस की? चुनाव से भी ऊपर हटकर राजनीति में और कुछ भी होता है। राजनीति में विचारधारा भी एक चीज होती है, और सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए हम मशीन बन जाएं, ये गलत नजरिया है राजनीतिक पार्टी के लिए। हम ये विचारधारा की जंग है। हमारे देश के सामने अभी दो विचारधाराएं हैं, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा। और राहुल गांधी जी ने तय किया, उदयपुर में जब बहस हुई, बात हुई कि चुनाव तो हम लड़ते रहेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे, कुछ चुनाव जीतेंगे, वो चलता रहेगा, पर ये विचारधारा का जंग कब शुरू करेंगे हम? कभी तो कभी हमें लेना होगा इसको। तो सिर्फ चुनाव के संदर्भ में हम विचारधारा को याद करें, वो गलत है। तो प्रत्यक्ष रूप से विचारधाराओं से टक्कर करना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। इसके साथ साथ हमें चुनाव भी लड़ने हैं, और चुनाव हम लड़ते हैं, आपने सही कहा, हम जीतने के लिए। कुछ बार हम जीतते हैं, कुछ हम हारते हैं, वो स्वाभाविक है, होता रहता है। पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, मैं समझता हूं भारत ऐसे मोड़ पर है, अगर कांग्रेस पार्टी ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालती, जो आर्थिक विषमताएं जिसका जिक्र मैंने किया, सामाजिक ध्रुवीकरण जिसका मैंने जिक्र किया, और राजनीतिक तानाशाही जिसका मैंने जिक्र किया, वो इतना भयंकर तरीके से फैल जाता और हमारे लिए इतना खतरनाक होता कि हमारे संविधान खतरे में होता, लोकतंत्र खतरे में होता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, वो भी खतरे में होता। ये आलोचना होती है। देखिए, हमारे देश में अगर आप एक चीज करें ना, 5 लोग पूछेंगे ये नहीं, क्यों नहीं किया, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, सवाल उठते रहेंगे, ये वास्तविक है और सवाल उठाने जाने चाहिए। पर मैं पहले ही बता दूं कि हमें पूरी जानकारी थी कि चुनाव होने वाले हैं, न केवल गुजरात या हिमाचल में, पर और अलग अलग राज्यों में भी होने वाले हैं। अभी फरवरी मार्च से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले चुनाव होंगे, बाद में कर्नाटक में चुनाव होंगे, तो ये चुनाव होता रहेगा। पर ये आइडियोलॉजिकल बैटल कौन लड़ेगा? कांग्रेस की एक कमी रही है, पिछले 30, 35, 40 सालों में हमने चुनाव को प्राथमिकता दी है। आइडियोलॉजिकल बैटल पर हमने उतनी प्राथमिकता नहीं दी है जितना देना चाहिए था, और आज वो दे रहे हैं राहुल गांधी जी और भारत यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। आई कम बैक टू यू। कुछ मुख्यमंत्री से भी पूछिए ना यार। आप तो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, बीजेपी तो बार बार भारत जोड़ो की बात कहती है। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करा है जिसमें इंदिरा गांधी को सीधा हमला बोला गया है। तो ये कहा गया है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु की वजह से पोखरण का जो उसमें देरी हुई है, और मिजोरम छोड़ने का भी उन्होंने आरोप लगाया है इंदिरा गांधी पर। देखिए, जो विचारधारा हमारी स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा, जो पार्टी हमारे संविधान के बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान का एक्टिवली विरोध किया, आक्रामक ढंग से उसका विरोध किया, उसको क्या अधिकार है, क्या हक है इन चीजें बात करने का? तो मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, आरएसएस एक विभाजनकारी विचारधारा है, और प्रधानमंत्री नियत वो जो कुछ स्लोगन छोड़िए, वो स्लोगन देने में, इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं, नारेबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं, पर हकीकत क्या है, असली बात क्या है? जिस तरीके से इकोनॉमी पर, जिस तरीके से समाज पर, किस तरीके से राजनीति पर हमेशा विभाजन करने की प्रयास की जा रही है, वो हमारे देश के लिए एक खतरा है। यही असली तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले ये हैं। और मैं बताता हूं आपको क्यों तोड़ने की संभावना ज्यादा होती है इस विचारधारा से। हमारे गणतंत्र का जो मूल सिद्धांत है क्या है?
अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता, परंतु अनेकता से एकता है। अगर आप अनेकताओं को दबाओगे तो एकता खतरे में आएगा। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, समानता चाहते हैं वो, हम एकता चाहते हैं। ये मूल अंतर बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में है। तो हम पर तोड़ने, जो हम कह रहे हैं ना कि हम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कहां तोड़े? हम तो पाकिस्तान को तोड़े। 1971 में हम पाकिस्तान को तोड़े। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संबोधित कर रहे थे। जयराम रमेश को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में है इस वक्त, और ये झालावाड़ आप कह सकते हैं ये एक मजबूत किला बीजेपी का, और वहां पर जो रिस्पांस मिला है भारत जोड़ो यात्रा को, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहले दिन से हमने कहा है सभी राजनीतिक दल स्वागत है। अभी अशोक जी ने भी कहा बीजेपी आरएसएस वाले आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में एक आरएसएस के कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चले, केरला में कुछ वामपंथी पार्टियों के सदस्य चले राहुल जी के साथ, कर्नाटक में जेडीएस के एमएलए चले। सबका स्वागत है। जो कोई चलना चाहता है, यात्रा के मकसद में विश्वास रखता है, उनका स्वागत है। पर यात्रा विपक्ष एकता के लिए नहीं निकाला गया है। विपक्ष की एकता यात्रा का नतीजा होगा, नतीजा का कारण नहीं है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है, और तभी विपक्ष की एकता आएगी। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है। और जो लेते हैं हमसे, देखिए मैं एक बार मैंने कहा था, हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, पेटेंट, वो कांग्रेस वर्ड पर हमें पेटेंट लेना चाहिए था, गलती हमारी हुई। आज देखिए कितने कांग्रेस पार्टी खड़े हुए हैं हमारे देश में। वो कांग्रेस नाम से तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कई पार्टियां कांग्रेस से ही जन्म उनका हुआ है, और नाम कांग्रेस वो लोग ले रखे हैं, और कांग्रेस का नुकसान हुआ है। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे, विपक्ष की पार्टियों से बातचीत करेंगे, विपक्ष की एकता हम बनाए रखेंगे। अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाला है परसों दिन, देखा जाएगा क्या हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर। पर भारत जोड़ो यात्रा से, विपक्ष की एकता से मैं समझता हूं कुछ लेना देना नहीं है। क्या मौसमी? जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, जब समिति में जाते हैं उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिलता। भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, सब लोग देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और हम लोग दिल्ली 24 तारीख को पहुंचेंगे। 25 तारीख संडे है, 26, 27, 28 और 28 को मेरे ख्याल में आखिरी दिन है। तो वो 3 दिन मैं भी नहीं रहूंगा पार्लियामेंट में। राहुल गांधी को छोड़िए ना, मैं भी नहीं रहूंगा, मेरा 100% अटेंडेंस है। दिग्विजय सिंह जी नहीं रहेंगे। हम कहीं छुट्टी नहीं मना रहे हैं, हम यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। और बीजेपी को यह सवाल पूछने की क्या अधिकार? उनके प्रधानमंत्री तो कभी पार्लियामेंट में आते ही नहीं है। कहां आते हैं?
60 साल पहले जब चीन का आक्रमण हो रहा था हमारे देश पर, तब के प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठकर, राज्यसभा में बैठकर अपनी सरकार की आलोचना सुन रहे थे। चीन का आक्रमण हो रहा था और पार्लियामेंट सेशन में था, और 2.5 साल से राहुल गांधी जी चीन पर सवाल उठा रहे हैं। सीमा पर क्या चुनौतियां हैं, इस पर बहस होने दीजिए।